जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे। आशा करते होंगे आप स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत अच्छे और सेहतमंद होंगे। आप लोग दिल और दिमाग लगा के अपने अपने तैयारी में जुड़े होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, एनसीईआरटी का 6 क्लास का साइंस में चला रहा हूं अभी, और इसके बाद 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th सभी होगा वो। तो मेरे प्यारे बच्चे, एनसीईआरटी का 6 क्लास का चैप्टर नंबर 6 बाबू रे हो रहा है। ठीक है, तो इसके में हम लोग अभी 6 का भाग जो है भाग हम लोग कर चुके हैं। चैप्टर 6 कर चुके हैं, और इसमें क्या एक क्लास हुआ है, 6 का एक हुआ है, और आज क्या होगा, आज दूसरा क्लास है, आज सेकेंड क्लास होगा इसका। जो आप इससे पहले अगर आप मेरा क्लास नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, पहले जाके इससे पहले भाग एक वाला जाके वीडियो देखें। ठीक है दोस्तों, एक इससे पहला है, एक चैप्टर 6 का ही है, पहला भाग है, ये दूसरा है। मैं कोशिश करूंगा इसमें दूसरा में इसको समाप्त कर दूंगा, और एक तीसरा आएगी सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, आशा करते होंगे सब स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। चलिए, एनसीईआरटी का मुहिम चला रहा हूं मैं, और 6 क्लास का, इसीलिए एनसीईआरटी आपका रीढ़ का हड्डी नहीं, आपकी ताकत, आपकी जवानी का पूरी पूंजी है कहा जाए तो। अगर समय बचाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी एक बार घुमच के पढ़िए, बाकी बात नौकरी अपने आप चल के आएगा। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चे, सिक्स क्लास का साइंस आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और मेहनत करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा, तो वो भी बहुत समस्या है। नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप पे अपने नाम और एड्रेस के साथ सेंड करें, आपका नोट्स मिल जाएगा। चलिए, कल हम सब अब पढ़ चुके थे कहां तक, मरुस्थल में रहने वाले, ये हो चुका था, और ये भी हो गया था। यानी कि मरुस्थल जो है ये पहाड़ सा भी है, ये हो गया था, पर्वतीय क्षेत्र हो गया था। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम सबका पिछले क्लास में हो चुका है। मरुस्थलीय फसल भी पढ़ चुके थे, क्या बोले, सॉरी, पेड़ पौधा पढ़ चुके थे। चलिए, ये दो लाइन है। उनकी मोटी त्वचा या फर दंड से उनका बचाव करती है। उदाहरण, शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। अब देखिए, जो जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र बाबूरे, पर्वतीय क्षेत्र में, ये क्या है, ये बाबूरे शरीर को गर्म रखने के लिए याक, क्या बोले, याक है। ठीक है, याक शरीर का जो है लंबे बालों से ढका रहता है। सब देखते हैं पूरा लंबा लंबा बाल रहता है, सब बहुत सा लंबा लंबा बाल, ताकि पर्वतीय क्षेत्र में ठंड बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उसको बचाव के लिए ये सब जानवर को बड़ा बड़ा बाल होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, आप घास स्थल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, घास स्थल, यानी पर्वत पहाड़ पढ़ चुके हैं, मरुस्थल पढ़ चुके हैं। मरुस्थल क्या है पता ही बाबू रे, राजस्थान के क्षेत्रों को मरुस्थल में कहा गया है। मरुस्थल में क्या है, ऊंट रहता है, कुछ ऐसा पेड़ पौधा रहता है जिसमें पत्ता क्या होता है, उसमें सुई की तरह होता है, सुई की तरह चुभोता है, और कितने को तो पत्ता होता भी नहीं है मरुस्थल पेड़ पौधों का। इसीलिए आज हम पिछले पढ़ चुके हैं, जो मेरा वीडियो पिछला नहीं देखे हैं, या के पहले पीछे देखिए, उसके बाद यह हमारे साथ बने रहिए। चलिए, अब क्या पढ़ा रे, घास स्थल, क्या है, घास स्थल। अब घास और स्थल पर क्या क्या जानवर या कौन कौन जीव जंतु पाया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है, तथा एक ऐसा शक्तिशाली
जंतु है जो हिरन जैसे जंतुओं, किसको बोले, हिरन जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मार कर खा जाता है। कौन बोले, शेर। अब देखेंगे घास में, मरुस्थल में घास, जंगल झाड़ी घास में शेर छुपा हुआ रहेगा। जैसे हिरन घास खाने जाएगा वैसे शेर उस पर आक्रमण कर देता है और उसको अपने शिकार में, अपने चंगुल में ले करके उसे मार करके और बड़े चाव से वो लोग खाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो शेर जो है, शेर बाबू रे हिरन से कम स्पीड दौड़ता है। हिरन से स्पीड कम है, फिर भी शेर हरिन को क्यों मार देता है? क्योंकि जब भी हरिन दौड़ा करता है तो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है, और शेर जब भी चलता है लगातार चलता रहता है। उसका एक ही टारगेट, एक ही मंजिल होता है, जो कैसे मुझे उस शिकार को पकड़ लेना है और अपने पेट को, भूखों को मिटाना है। ठीक है, तो वैसा ही मेरे प्यारे बच्चे, आप सब जो है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप शेर के तरह आक्रमण कीजिए, ना कि हरिन के तरह। हरिन के तरह आप लोग दौड़िएगा तो फेल हो जाइएगा। शेर के तरह स्पीड कम ही है, लेकिन लगातार रखिए स्पीड। क्या बोले, लगातार स्पीड रखिए ताकि अपने मंजिल के पास पहुंचा जा सके। या मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है, मटमैला हल्का भूरा रंग का होगा और उसी रंग का थोड़ा सा घास उसमें छुपा हुआ रहता है। शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं। शेर का अगला पैर का है नाखून जो लंबा होता है, उन्हें वह पदांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। टाक से पकड़ कर किसी खींच करके अंदर में घुसा के अपना छिपा सकता है। ठीक है, अब देखिए, उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। देखिए, अब जो भी जंगल हो, घास हो, अगर हल्का सा सूख गया है या पूरे सूख गया है, उसी रंग में होता है। हल्का हल्का सा, देखिए हल्का सा क्या बोले, भूरा रंग, क्या होगा, भूरा रंग का होगा। और वो घास में, जंगल में सूखा हुआ घास में, सूखा हुआ में छुपे हुए बैठे हुए रहेगा। अब जैसे हिरन या किसी अन्य जानवर हो, या भैंस हो, या और भी कोई अन्य जानवर हो, हाथी वगैरह हो, उसमें घुसा हुआ रहेगा, उसमें अचानक छुप कर देखते रहेगा, आ रहा है, और एक बाइक आक्रमण उस पर हमला कर देता है और उसे आसानी से मार गिरा देता है और अपने भोजन का शिकार बना लेता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, हिरन है, घास चरने गया है। एक दूसरा जंतु हिरन है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। अब हिरन जो है घास चरने जो जाएगा, उसका पास मजबूत दांत है, आसानी से अपने घास को चबा चबा के खा सकता है, काट सकता है। ठीक है, चलिए, और घास स्थलीय, देखिए घास स्थलीय जो है, इसमें हिरन बहुत मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि हिरन बाबू घास ही खाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे और बेहतर तरीका से पढ़ रहे होंगे और अपने अपने माता पिता का सपना पूरा करने में लगे हुए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, हिरन को अपने शिकारी शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है, ताकि वह उसका शिकार ना बन सके और वहां से भाग जाए। ठीक है, हिरन को अपने शिकारी जो है, कोई शिकारी अगर शेर खेलने वाला है, शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं, उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार ना बन सके और वहां से भाग जाए। ये जानकारी उसको आवश्यक है, लेकिन जानकारी हो नहीं पाता है और आसानी से शेर उसमें छुप करके अपने शिकारों के ऊपर भारी पड़ता है और उसे मार गिराता है।
उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देती है। अब हरिण का जब हिरन का उसका लंबा लंबा हिरन का कान होता है। लंबा कान हिरन का इसलिए दिया गया है क्योंकि जैसे कोई भी कहीं आवाज आएगा, कुछ भी कहीं, अगर शेर अगर धीरे धीरे चलने का भी कोशिश करेगा, अगर किसी सूखा लकड़ी पे या पत्ते पे पैर पड़े तो तुरंत उसको कानों तक आवाज पहुंचता है। इसीलिए शेर को लंबा कान दिया जाता है ताकि वो किसी प्रकार की आवाज सुन सके और अपना अलर्ट हो सके और भाग सके। दूसरी बात, हिरन का आंख साइड में इसलिए होता है ताकि कोई भी शिकार उसको करने के चक्कर में आए तो चारों साइड देखते हुए चलते रहे, इधर भी इधर भी उधर भी, ताकि भागने में उससे आसानी हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसके सिर के पश्च में दोनों ओर स्थिर आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। उसका आंख इसलिए अब दिया गया है, जब भी कभी वो हिरन भागने के तैयार हो जाएगी, कब, जब उसका आंख साइड में रहेगा तब। इसीलिए हिरन का आंख कहाँ है, साइड में है। जैसे उधर से कोई अगर देखने मिलेगा दूर दूर तक, इस साइड से भी देख सकती है और इस साइड से भी, और किसी साइड से भी भागने के लिए अपना तैयार हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, हिरन की तेज गति उसे शिकारी से दूर भगाने में सहायक होती है। हिरन जो है बहुत तेज गति में दौड़ता है, ठीक है ना, बहुत तेज गति में दौड़ती है और भागने में आसानी होता है, ठीक है, ताकि उससे अपने आप को उस शिकार से बचा जा सके। शेर जो है हिरन तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। देखिए, शेर जो है हिरन तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। उसमें और भी किसी प्रकार की बात विचार है ताकि उसको भागने में आसानी हो और अपने घरों में, आवासों में सुरक्षित रह सके। क्लियर है प्यारे बच्चे? कुछ जलीय आवास है। अब जल के अंदर में आवास कैसे रहता है, कोई आवास कैसे करता है? देखिए, जल का जीव है, ये क्या बोले, जल का जीव है, समुद्र में रहता है। कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है और पानी में ही उसको ऑक्सीजन प्राप्त मिलता है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए तो जलीय जीव के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरे बहुत से समुद्र जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। जल में आराम से वो चल सकेगा, जो जल में आराम से चल पाएगा उससे क्या कहेंगे, जलीय जीव। देखिए, ये जो है समुद्र में आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, इसको मस्ती से अपना एंजॉय जिंदगी जी रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए, रिक्सवर्ड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। देखिए, तलहटी मतलब जो समुद्र में जो पानी है उस पानी के सबसे निचली हिस्सा, कभी कभी हम सब गंगा नदी में स्नान किए होंगे, हमारे प्यारे बच्चे भी किए होंगे, तो उसमें क्या होगा, स्नान करने जैसे डुबकी मारेंगे तो नीचे जमीन में सटते हैं, तो जो जमीन का निचली हिस्सा है उसी में कुछ जीव जो है, समुद्री जीव, अपना बैठ के इंतजार करता रहता है और कोई भी उधर से गुजरेगा तो उसको अपना भोजन का शिकार बना सके। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए, जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। शरीर को धारा रेखीय मतलब हो गया, धारा रेखीय का मतलब क्या बोले, जो जिधर पानी समुद्र का चल रहा है, जिस भस रहा है उस धारा में वो चलने लगता है और आगे के दिशा में बाबूरे अपना उसका क्या होता है, थोड़ा सा चोक टाइप का रहता है ताकि निकल सके। धारा रेखीय मतलब पूरा जितना भी शरीर में उसका जो है हाथ पैर होता, पखना होता, सब खड़ा कर लेगा तुरंत।
जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये समुद्री और कुछ मछलियां हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं, सोंस कहते हैं, जो हमारे गंगा नदियों में सोंस दिखाई देता है, ऐसे कुछ है। और ये समुद्री कुछ जीव है। जल में श्वास लेने के लिए उनमें गिल्स यानी कलोम गलफरा के द्वारा लेता है। ठीक है, डॉल्फिन एवं हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। डॉल्फिन बाबू रे, डॉल्फिन, ये डॉल्फिन मछली है। कौन सा? डॉल्फिन है। और जितने भी पानी में रहने वाले मछली है, सभी मछलियां अपना गिल्स द्वारा सांस लेता है, और मानव अपना फेफड़ा द्वारा लेता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे इसके बारे में सब कुछ। डॉल्फिन एवं हेल्स जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। यह सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वो जो है, जब जब कभी कभी देखे होंगे आप सब, पानी में एक बार ऊपर उठा फिर नीचे घुस गया, उसका गलफड़ा नहीं होता है, उसका क्या कि छिद्र होता है। देखिए यहाँ देखिए, सिर पर क्या हो रहा है, सिर पर स्थित नासा द्वार, एक नासा द्वार होता है सिर पर, एक नाक होता, नाक के द्वारा नली होता है, उसी के द्वारा ये लोग क्या करता है, सांस लेने का काम करता है। वे समय समय पर समुद्री सतह जल से बाहर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वार स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। जैसे पानी से बाहर निकला, पानी से बाहर निकलेगा और तुरंत फिर क्या करेगा, अपने जितने भी अंदर में जो लिया होगा पानी द्वारा, सांस द्वारा, वो फेंकेगा और तुरंत शुद्ध हवा ऑक्सीजन लेकर के फिर डुबकी नीचे मारेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए ये देखिए तालाब एवं झील। अब तालाब एवं झील में अब क्या देखेंगे, पौधा। तालाब में जो है कभी कभी देखे होंगे, जैसे हम लोग अपना तालाब में आसपास जितने बाढ़ क्षेत्र तो बिहार बाबू है, उसमें क्या है, बाढ़ के दिनों में कुछ पानी के ऊपर कुछ कर्मी हो जाता है, या कोई दूल बोलते हैं उसको हम सब अपने भाषा में। उसमें देखिएगा नदी के पानी के ऊपर में तैरता रहता है और उसका जड़ जो है पानी का नीचे होता है, और कितना को तो बाबू रे, फल और सिर्फ पत्ता ही ऊपर होता है, बाकी बात उसका पूरा तना क्या होता है, तना। देखिए यहाँ देखिए, ये तना जो है, ये तना क्या हो रहा है, तना जो है ये क्या है, पानी के भीतर में है। और देखिए पानी के ऊपर में क्या है, पानी के ऊपर में सिर्फ फूल है। क्या हो रहा है, सिर्फ फूल है। क्लियर है, पानी पर क्या है, फूल है, और बाकी बात जितने भी है पानी का, इसका पत्ता हो जाए या इसका तना हो जाए, ये सब क्या बोले, पानी का भीतर है। कुछ पौधा तो बाबू पानी का नीचे ही रहता है, बड़ी आजाद से मस्ती के साथ। देखिए कुछ पौधा तो पानी का नीचे ही है। ठीक है प्यारे बच्चे, और कुछ जो झाड़ी बन करके उसका तना जो है ऊपर निकल के थोड़ा सा, उसमें सारा फूल निकल जाएगा। क्या हो रहा है, फूल निकल जाएगा, बाकी बात कहानी खत्म है इसका। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये सब क्या है, इसका जड़ है। क्या है, जड़ है। ठीक है, अब इसी के बारे में देखने वाले हैं, तालाब एवं झील में कैसे पेड़ पौधा रहता है। इसमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थित होती है। अब देखिए इसमें से कुछ पौधे जो है जड़ें जलाशय यानी पानी का जो निचली हिस्सा है, पानी होने के बाद जो जमीन का स्तर में जो सटा हुआ है उसमें लगा हुआ रहेगा पौधा, और वो नीचे ही रहता है बाबू रे। ठीक है, स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। जैसे स्थल पे कोई पौधा है तो क्या है, उसका जो जड़ है मिट्टी के अंदर घुसा हुआ है, नीचे से खनिज और पानी लेने का काम करता है। लेकिन जो पानी में, झील में और नदिया में जो नीचे में जो है कोई पेड़ है, कोई पौधा है, तो पौधा का भी जड़ है, कुछ पानी से ही अपना काम चला लेता है, कुछ जमीन का निचली हिस्सा में लगा रहता है। परंतु जलीय पौधे में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को
तलहटी में जमाए रखना होता है। अब देखिए, जो झील में जो है पौधा होता है उसका जो है जड़ का आकार थोड़ा छोटा होता है और पानी का निचली हिस्सा जो नीचे जो क्या जमीन होगा, भूमि होगा, उस पे क्या होगा, चिपका हुआ रहता है और उसी में अपना जड़ और अपना क्षेत्रफल फैलाते रहता है, अपनी जनसंख्या वृद्धि करते रहता है। यानी कि अपने जातियों का वृद्धि करेगा, अपने में जनन करके आगे बढ़ाने का काम करेगा। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। अब देखिए, कोई भी तालाब में या पानी में कोई भी पौधा है, उसका तना देखिएगा लंबा होगा और अंदर से क्या, खोखला। अगर आप लोग कर्मी देखे होंगे तो कर्मी पानी से उठाते होंगे तो पतला पतला लंबा लंबा सा होता, तना का जैसा। उसको दाबेंगे तो खोखला होता, चिपक जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तना जल की सतह पर वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर पलवन करते हैं। यानी कि और वो जो है जल का सतह पर, फूल और पत्तियां ऊपर में होता है। फूल क्या है, ऊपर में होता, पत्तियां भी ऊपर में होता है, लेकिन तना क्या होता है, तना जल की सतह तक वृद्धि करता है। जल का सतह जो है, जहां तक सतह वहां तक वृद्धि करेगा और सतह पर पलवन करते तो ऊपर में भसते रहेगा ऐसे ऐसे करके पानी के ऊपर में, और वहां से फिर पत्ता और फूल निकलने का काम करेगा। देखिए, कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं। कुछ ऐसा पौधा है जो जल में ही रहता है और जल में ही डूबा रहता है, जो जल के ऊपरी सतह पर नहीं आता है, हम लोग उसको नहीं देख पाते। ठीक है प्यारे बच्चे, ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में ही वृद्धि करते हैं, वो जल में ही रहते हैं, ऊपर में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इनमें से कुछ पौधे की पत्तियों संकरी एवं पतले रिबन की तरह होती है। देखिए, इनमें से कुछ पौधे की पत्तियां जो है संकरी एवं पतले 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 रिबन की तरह होती है। पतला होता है, ज्यादा मोटा सब होता नहीं है। देखिए, या बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है। अब कोई जल पानी बह रहा है, अब जिस दिशा में पानी का करंट या धारा जा रहा है उसी दिशा में अपना मुंह लेता है और निकल पड़ता है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट दोस्तों क्या है। इसको तो सब जानते होंगे, इसको सब पहचानता होगा। मेढक है, क्या हो रहा है, मेढक। मेढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। मेढक हमेशा तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकते हैं। मेढक जो है तालाब में भी और स्थल पे दोनों पे मेढक रह सकता है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके पश्चात लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करता है। उसका जो मेढक का जो जितना भी उसका बॉडी लैंग्वेज होता है, स्टेमिना सब ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि उछाल मारने के लिए उसे चाहिए ताकत की जरूरत, तो उसमें वो महारथी हासिल है उछाल मारने। और अधिकांश मेढक एक स्थान से दूसरे स्थान उछाल आसानी से मार सकता है। इनके पश्चात में जल युक्त पदांगुलियों होती है, जो उन्हें तैरने में सहायता करती है। अब उसके पास जो पैर है उसमें उंगली होता है, उससे क्या करता है, आसानी से उसको तैरने में आसान होता है और पानी के ऊपर में आसानी से तैर सकता है, डूब सकता है, उठ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चे, आप देखिए हमारे आसपास के जीव, जो हम लोग जहाँ रहते हैं उसका आसपास में क्या क्या जीव रहता है। तो हमारे प्यारे बच्चे, मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है।
ठीक है प्यारे बच्चे, और आप कंटिन्यू लगे रहिए। जो बच्चा शुरुआत में अगर कंपटीशन का तैयारी करना चाह रहा हो, उसे आसानी से यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्राप्त होगा और समझ में ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, हमारे आसपास के जीव, अब देखिए वृक्ष देखते हैं। वृक्ष आरोही तला, विसर्पी तला, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखे पत्तियां, सूखे होगा, सूखे पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई, मांस, वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण है। क्या कुछ उदाहरण है? आप देखिए, वृक्ष, हमारे जितने भी आसपास हम लोग वृक्ष देखते हैं, सर्प, सांप देखते हैं, कीट भी देखते हैं, पक्षी भी है, छोटे बड़ा सर्प, तालाब, सब कुछ देखते हैं, पहाड़, वायु, जल, मिट्टी, पत्थर, चट्टान, ये सभी कुछ हम लोग के आसपास में है। अगर हमारे पास में कुछ है तो आपके पास में कुछ है, उनके पास में कुछ है, ना कुछ सभी के आसपास में है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखेंगे संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सभी सजीव है। संसार के सभी मनुष्य जो है, संसार के जितने भी कीट हुआ, पतंगा हुआ, मानव हुआ, जितने भी कोई है, वो सब क्या हो रहे, सब सजीव है। क्या है? सब सजीव है। देखिए, संसार के सभी मनुष्य, एकदम प्यार समझेगा हो रहे, सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सभी सजीव है। जितने भी जंतु है बोले, सब क्या है? सजीव है। क्या है? सब सजीव है। पौधे सजीव है। क्या पौधे सजीव है? तो पौधे भी सजीव है। अब इसका क्या क्या शर्तें होगा हम सब देखेंगे आगे। क्या पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान जा पाता है? क्या गति कर पाता है? क्या भोजन कर पाता है? क्या उत्सर्जन कर पाता है? क्या परिवहन कर पाता है? क्या पोषण कर पाता है? क्या शोषण कर पाता है? ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। एक बार जीवन में बढ़िया से साइंस पढ़ लो, एकदम 6 से लेकर के कम से कम मिनिमम में बता रहा हूं तो 10th लेवल तक। अगर आप 12th लेवल तक पढ़ लेते हैं तो सबसे बेस्ट है, बड़ी उत्तम। एक बार जीवन का साल 2 साल बर्बाद कीजिए, मैं कहता हूं विश्वास मानो, जॉब 100% होगा। आप लोग अन्य प्रकार के टीचर का, फलना का नोट, तिसका का नोट, उसका नोट से लेके दिन भर पागल रहते हैं, वो सब होने की जरूरत नहीं है बाबूरे। जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, एनसीईआरटी पढ़िए आप। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो हर जगह वही लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है जो कहीं और पढ़ेंगे तो कुछ और लिखा हुआ, इनके पास कुछ और, उनके पास कुछ, ऐसा नहीं है। जो एनसीईआरटी सरकार एक बार कह दिया, लिख दिया गया है, बस वही है। सब जगह कुछ भी पढ़िए, वही होगा मेढक, वही होगा मेढक, थोड़ी बदल जाएगा। ठीक है, जो कबूतर है कबूतर रहेगा, थोड़ी हो जाएगा चूहा। देखिए, पौधे सजीव है, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। जो पौधा है, क्या कुत्ता तो चल पाता है, चिड़िया भी चल पाता है ना बोले, कबूतर वगैरह सब, तो क्या पौधा चल पाएगा? एक स्थान से दूसरे स्थान क्या जा पाएगा? नहीं। तो फिर भी वो सजीव कैसे है? देखिए, दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उसे निर्जीव कहते हैं। देखिए, कुत्ता, बिल्ली, मानव, हाथी, जितने भी जानवर, कीट पतंगा है, सभी एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन आराम से कर लेते हैं, आराम से चल फिर पाते हैं। तो क्या चल फिर तो गाड़ी भी पाता है, बस है, ट्रक है, साइकिल है, टोटो है, जितने भी वाहन है, सभी एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जाता है। तो क्या सब निर्जीव है? क्या सॉरी, सब सजीव है? नहीं, सब सजीव नहीं है। सजीव सब कैसे कहेंगे? बोले सजीव हम उसे कहेंगे जिसमें प्राण भी हो, ठीक है, जिसके पास तो शोषण करने के लिए व्यवस्था हो, उत्सर्जन करने की व्यवस्था हो, जो भोजन करता हो, उसे सजीव कहेंगे। मानव भोजन करता है, जितने भी जीव जंतु, कीट पतंगा भोजन करता है। आप बोलो क्या पेड़ भोजन करता है? बिल्कुल पेड़ भोजन करता है। पेड़ पौधा प्रकाश की रोशनी से, प्रकाश की सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं।
पेड़ परिवहन भी करता है। आप कहिएगा सर एक आम का पेड़ यहाँ लगा दिए तो क्या रात भर में कल चल जाएगा स्टेशन के पास? ऐसा नहीं होता है, लेकिन परिवहन करता है। जैसे कोई इंसान, जैसे कि हम सब मानव है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के बावजूद भी अगर खड़े हो जाएंगे तो क्या परिवहन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल परिवहन कर रहे हैं। चुपचाप खड़े साइलेंट मन से हो जाइए, मेरा मुंह चल रहा है ना, परिवहन कर रहा है। शरीर में धड़कन चल रहा है ना, परिवहन है। खून चल रहा ना, परिवहन है। तो परिवहन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता सिर्फ चलना, उसका अंदर में गति हो रहा है। जो गति करता परिवहन है। जैसे देखिए पेड़ पौधा नहीं करता है, पेड़ जो है अपना स्थल से, मिट्टी से, भूमि से अपना जड़ द्वारा पानी और बहुत सारे उसमें से क्या बोलते हैं तत्व को ग्रहण करता है, और पत्ते से ऊपर से अपना क्या करता है, प्रकाश की रोशनी फिर वहां तक, वहां पहुंचाने का काम करता है। तो परिवहन तो उसमें भी होता है। इसलिए है, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे बेहतर तरीका से। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं। पौधा का जंतु समय के साथ वृद्धि करता है। जैसे बाबू रे, अगर कोई महिला मां बनती है तो उसका बच्चा देखिएगा छोटा होता होगा। कुछ दिन के बाद यानी कि जैसे छोटा बच्चा वो सुतले रहेगा, कुछ दिन के बाद घुड़केगा, फिर कुछ वक्त कुछ समय के बाद क्या होगा, खड़ा हो पाएगा, फिर चल पाएगा, फिर दौड़ पाएगा, फिर बड़ा होगा, फिर शादी होगा, ब्याह होगा, सब कर्म होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वृद्धित हो रहा है ना, वृद्धित हो रहा है। कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हो, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बादल सजीव है। अब कोई अपना आकार में वृद्धि कर रहा है, जैसे कि कोई मानव है, बड़ा हो रहते जा रहा है, वृद्धि हो रहा है। कोई पेड़ है, कोई बीज है, बीज से थोड़ा सा पौधा बना, फिर थोड़ा बढ़ते बढ़ते बहुत सारा पेड़ बड़ा, बहुत बड़ा वृक्ष बन गया, तो वृद्धि किया। वैसे ही अब क्या है, देखिए वैसे ही आकार में वृद्धि कर रहे हो, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वो क्या है, जैसे कि बादल क्या हो रहा है, बादल भी अपने आकार में वृद्धि करता, तो क्या बादल सजीव है? जो आसमान में जो बादल है वो वृद्धि करता, क्या वो सजीव है? तो जी नहीं, वो सजीव नहीं है, वो सजीव नहीं है। तो इसलिए हम उसे निर्जीव कहेंगे, सजीव नहीं कह सकते। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए देखिए, सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें नॉर्थ डी निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं। कुछ उसमें लक्षण पाता है, जो सजीव है उसका लक्षण है। अब क्या क्या लक्षण हम लोग देखेंगे, जो कि मैं बताया हूं लक्षण क्या क्या है। खाने का तरीका होगा, बच्चा देने का तरीका होगा, अपने जनसंख्या में वृद्धि करेगा, परिवहन करेगा, शोषण करेगा, ये सब क्या है, उसका लक्षण है। ठीक है, चलिए, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता है? होती है, एकदम होती है। सभी को भोजन की आवश्यकता है बाबूरे, सबको क्या है, भोजन की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है कि नहीं बाबूरे? पौधों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए, भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए आवश्यक है। अगर हम सब बिना खाए पिए क्या जीवित रह सकते हैं? नहीं। धरती पे जितने भी मानव हो या जितने भी जीव जंतु हो, बिना भोजन किए जीवित नहीं रह सकता। क्या पेड़ पौधा जीवित कैसे रह सकता है? क्या पेड़ पौधा फिर कैसे हो गया सजीव? क्या पेड़ पौधा भोजन करता है? हाँ, भोजन करता है। कैसे करता? देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा करता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। हम सब तो दूसरे पर निर्भर करते हैं, चावल गेहूं खेत से कहीं से मक्का अनाज वगैरह आएगा तो निर्भर है, लेकिन हरा पेड़ पौधा, जीवित पेड़ पौधा कभी किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो अपना भोजन खुद बनाता है। इसलिए उसे कहेंगे स्वपोषण। हम सब क्या है, पर पोषण, जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा
अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। देखिए जंतु जो है भोजन के लिए पौधा पे तथा और अन्य जंतुओं पर निर्भर रहता है। अब कोई शेर है तो शेर क्या खाए, घास नहीं ना खाएगा। शेर है तो किसी और जंतु पर निर्भर है, किसी और जानवर को मार के खाएगा। कुछ तो इंसान भी ऐसा है, मानव भी ऐसा है, खसी मुर्गी बकरा वगैरह वगैरह हव हव 10 मार के जीव हत्या कर खाते रहता है। ये भी तो है इस प्रकार का। चलिए अब देखिए भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन खाते हैं तब तो क्या होगा, ऊर्जा प्राप्त होगा, वृद्धि होगा, ऊर्जा मिलेगा तभी तो चल पाएंगे। क्या जितना भोजन करते थे क्या उतना बाहर निकाल पाते हैं? नहीं दोस्तों, कुछ भोजन से जो बेहतर पॉइंट जो प्रोटीन वगैरह जितने भी उसमें से विटामिन कैल्शियम सो मिलता, सब ऊर्जा के रूप में शरीर जो है शरीर ग्रहण कर लेता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो जैव प्रक्रम है, जो जीव जंतु है, उसको ऊर्जा की जरूरत है। अगर ऊर्जा की जरूरत है तो खाएगा, अगर जब तक भोजन नहीं खाएगा तो फिर उसे ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या सभी जीवों में वृद्धि वृद्धि परिलक्षित होती है? परिलक्षित होती है रे। जैसे जैसे वर्षा बीतते हैं, जैसे जैसे वर्ष बीतते हैं, हमारा शरीर लंबा हो जाता है। अगर कोई बच्चा जन्म लिया धरती पे, छोटा सा है, अगर कोई बच्चा जन्म लेके आया हो रे, क्या है इसमें, गुरुकता है। ठीक है, आगे चल के क्या होगा, फिर ये बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, क्या होगा, और बड़ा होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा इसका। ठीक है, तो ऐसे करते करते बच्चा काफी बड़ा होने लगता है। इसका आभास नहीं होता, लेकिन हर समय हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद हम वयस्क हो जाते हैं। हम सबका पता नहीं चल पाता क्या हम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग वाकई में हर वक्त हर पल 24 के 24 घंटा वृद्धि होता है और पता भी नहीं चल पाता है, और धीरे धीरे हम लोग वयस्क हो जाते हैं, बूढ़ा हो जाते हैं, और फिर राम राम सत्य हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। कोई भी जंतु है, गाय का बछड़ा बच्चा में कितना खूबसूरत होता है, ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है बैल बनता है और फिर बाद में बूढ़ा होकर उसका कहानी तमाम हो जाता है। तो जितने भी धरती पर जीव जंतु है उसमें वृद्धि देखने के लिए हमेशा मिलेगा। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे, ज्ञान पावर पॉइंट पर जाके सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें और अपने भी और बच्चे को पढ़ने के लिए इच्छा जाहिर करवावे। चलिए, इसी प्रकार कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। अब देखिए, कोई कुत्ता है, बच्चा दिया, उसका पिल्ला भी तो है, वयस्क होगा, बूढ़ा होगा, फिर मरेगा, क्या दोस्तों, है ना। चलिए, क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। सभी सजीव क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। देखिए, श्वास लेते समय बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है और श्वास छोड़ते समय शरीर के अंदर की वायु बाहर निकलते हैं। जब भी हम लोग श्वास लेते हैं तो क्या किए, ऑक्सीजन लिए। आप सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लिए, इसके साथ थोड़ा सा दो चार बात और है। 78% आप क्या लिए, नाइट्रोजन लिए। 21% क्या लिए, ऑक्सीजन। और 0.03% क्या लिया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। क्या है, CO2। तो हम सब जो नाक द्वारा या फेफड़ा द्वारा, सॉरी नाक नहीं, फेफड़ा द्वारा हम लोग श्वसन करते हैं, लेते सांस लेते हैं, तो क्या लिया,
वो ऑक्सीजन लिए। जो ऑक्सीजन लिए तो शरीर का हर अंग तक पहुंचाने का काम कौन करता है? और माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और जब सांस लेंगे तो फिर सांस छोड़ेंगे भी। क्या छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। और ऑक्सीजन लिए कितना? 21%। छोड़ेंगे कितना? 17%। 4% अंदर में कहानी तमाम हो गया। ठीक है बाबूरे? 17% हम लोग बाहर निकालते हैं और 21% हम लोग लेते हैं, तो कितना? 4% अंदर रह गया। कितना बोले? 4%। ठीक है, चलिए। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। अब जो हम लोग ऑक्सीजन लिए, श्वसन किए, तो उसका कुछ जो है मात्रा में शरीर के अंदर रुकता है और शरीर अपना हर अंग तक अपना ऊर्जा काम करता है और बिना ऑक्सीजन से शरीर में ऊर्जा नहीं हो पाएगा। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वसन द्वारा बाहर निष्कासित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को है हम लोग बाहर करते हैं। ठीक है, तो कितना बाहर करते हैं? हम लोग लिए कितना? 0.03%। ठीक है ना? लमसम हम लोग काफी सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। देखिए, गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। आप देखिए, भैंस में देखिए, कुत्ता में देखिए, गाय में देखिए, बैल में देखिए, ये सब जानवर कुछ जैसे जानवर है जो मानव द्वारा ही श्वसन करता है। ठीक है प्यारे बच्चे, श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। श्वसन जितने भी है सभी सजीव के लिए आवश्यक है, निर्जीव के लिए नहीं। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है या मिलता है। ग्रहण किए गए भोजन, जो भोजन खाते हैं, तो श्वसन जो लिए, हवा ऑक्सीजन लिए, तो वही ऑक्सीजन जाकर के अंदर में भोजन को पचाने का काम करेगा और वहां से ऊर्जा बनाएगा और बाकी का अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने का काम करेगा। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान की तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा है। क्या बोलता? कुछ जंतुओं में गैस जो है आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है, जो क्या है? श्वसन का एक हिस्सा होता है। श्वसन का एक तरीका भी है और एक हिस्सा भी है। ठीक है, उदाहरण के लिए केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेती है। केचुआ बाबू सांस कैसे लेता है? त्वचा द्वारा। मानव सांस कैसे लेता है? फेफड़ा द्वारा। मछली सांस कैसे लेता है? गलफड़ा द्वारा। ठीक है ना? सभी का अपना अपना अलग अलग तरीका है। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए, मछली के गिल्स द्वारा, गिल्स होता है, गिल्स, गिल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। गिल्स द्वारा होते हैं, जिनकी सहायता से वह जल में विलय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। जो मछली पानी में रह रही है और पानी का मछली बाबूरे, पानी में वो ऑक्सीजन मिक्स रहता है और पानी में ऑक्सीजन रहने के कारण से उसी से अपना श्वसन पूरा कर लेती है और अपना जीवन को यापन करती है। ठीक है प्यारे बच्चे, आशा करते होंगे आप लोग समझ रहे होंगे। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियां द्वारा होती है। गैस का आदान प्रदान, जैसे कि हम सब बाबूरे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधा क्या करता है? वो अवशोषित कर लेता है, वो खींच लेता है और पेड़ पौधा से हम सबको क्या मिल पाता है? वो ऑक्सीजन मिल पाता है। क्या मिल पाता है मेरे प्यारे बच्चे? वो ऑक्सीजन मिल पाता है। तो क्या पेड़ पौधा भी तो करता है श्वसन? जी बिल्कुल करता है। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वह भाग खड़े होते हैं। कोई जंगली जानवर है, उस पर तीव्र प्रकाश, अगर किसी भी लाइट का रोशनी हो या सूर्य का रोशनी हो, तीव्र बहुत ज्यादा प्रकाश डाले, ज्यादा कुछ डाले, तो वहां से क्या होगा? जानवर भाग भी जाता है। इस प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो
कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। ऐसा कभी देखिए, जो रूम अंधेरा होता है तो बिस्तर पे हो, कहीं भी हो, कॉकरोच हो या किसी और कीट फतिंगा हो, आसानी से इसे बाहर घूमता रहता है। जैसे लाइट जलाइएगा, ऑन कीजिएगा, देखिएगा बहुत सारा जो है कीड़ा मकोड़ा भागना स्टार्ट करता है। क्या करेगा? भागना स्टार्ट करेगा और अपने अपने अंधेरा रूम में छुपने की कोशिश करेगा। इसीलिए जंगल झाड़ी में, वन में क्या होता है, सारे कीट फतिंगा जानवर सब छुपा हुआ रहता है और जैसे अंधेरा होगा वो लोग निकलना स्टार्ट कर देता है। कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ जो पौधा है, कुछ फूल है, रात के समय ही खिलता है, कुछ फूल शाम के समय खिलता है। अब आप कहोगे जो दिन में सर, तो दिन में बहुत मुश्किल है दोस्तों। कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। कुछ जो है पौधों का पुष्प है सूर्यास्त के बाद बंद हो जाता है, यानी कि दिन भर खिला हुआ रहेगा, शाम पड़ते हुए बंद हो जाएगा। ठीक है। छुई मुई गुल मेहंदी के पौधे की पत्तियों छूने पर अचानक मुरझा सिकुड़ जाती है। किसका रे? छुई मुई। आप देखे होंगे छुई मुई, ठीक है, छुई मुई आप देखे होंगे। छुई मुई जो है, आप छुई मुई की पौधा जैसे छुइएगा पत्ता उसका तुरंत सिकुड़ा जाएगा। ठीक है। यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण है। कुछ उदाहरण भी दिया गया है, देख लीजिए। सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है। सभी जीव जो है, सब जीव जो है क्या करता है, देखिए, सभी जो है सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है। परिवर्तन बाबू होता है और उसमें दर्शाने का काम करता है। सभी जीवों में होता, सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं होता है। अब देखिए, हमारे आसपास के जीव, हमारे आसपास में कौन कौन सा जीव है, क्या जीव है नहीं है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। सजीवों में उत्सर्जन, अगर कोई सजीव है तो उसमें उत्सर्जन होगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, अब उत्सर्जन क्या होता है? शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं, हम उससे उत्सर्जन कहते हैं। जैसे बलगम, पेशाब, मूत्र, मलाशय, पसीना, त्वचा से पसीना, ये सब चीज बाहर निकालने का काम करते हैं, तो उसे क्या कहा? उत्सर्जन कहते हैं। अगर हम सब कोई जीव जंतु अगर भोजन करेंगे या खाएंगे या कोई भी सजीव वस्तु उत्सर्जन करेगा। पेड़ पौधा भी कुछ उत्सर्जन करता, सभी नहीं करता, कुछ करता है। ठीक है प्यारे बच्चे, सभी सजीव भोजन करते हैं। सभी सजीव जो है, जितने भी सजीव है, कीट फतिंगा, मानव, जानवर, पेड़ पौधा, जीवित, सारे बाबूरे भोजन करता है। अगर भोजन करेगा तो फिर निकालेगा भी। ऐसा थोड़ी है सारा भोजन को अपने अंदर में स्टोर करके रख लेगा, ऐसा तो नहीं है। अगर कुछ मानव स्टोर करके रखना चाहेंगे तो चला पता अल्सर बीमारी हो गया, कहानी खत्म हो जाएगा, जय हिंद जय भारत हो जाएगा उसका। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता है। कोई भी जीव भोजन करता है, कोई भी व्यक्ति या कोई जानवर या कोई सजीव व्यक्ति भोजन करने के बाद क्या सभी को अपना यूज में कर सकता है? तो जी नहीं, ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता है। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। आहार का कुछ ही भाग शरीर के उपयोग में आता है, जो ऊर्जा तैयार करता है, सभी यूज में नहीं आता है प्यारे बच्चे। वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अपशिष्ट यानी बेकार पदार्थ के रूप में उसको बाहर निकाल के हम लोग फेंक देते हैं। ठीक है। अब कैसे निकालते तो आप लोग समझदार है, समझ ही गए होंगे। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के
निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। अब देखिए उत्सर्जन किसे कहते हैं। जितने भी भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, उसको खाएंगे तो शरीर में जाएगा और सभी को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इसीलिए उसको रात में, शाम में खाने के बाद सुबह सुबह हम लोग आराम से स्वस्थ होते हैं, फ्रेश होते हैं। जो हम लोग गुदा द्वारा मलाशय को बाहर निकालने में काम करते हैं, तो सारे ऐसे पदार्थ को निकालते हैं जो किसी काम का नहीं है। पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, बिल्कुल हाँ, पौधा भी उत्सर्जन करता है, परंतु उसमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ कुछ विशेष अर्गों में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचाती है। अब देखिए कुछ पौधा भी हानि क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। अगर आप लोग देखे होंगे, जीएल का पेड़ देखे होंगे, अधिकांश हम सब खेत में आर में गाड़ने काम करते हैं। जीएल को काट के सिर्फ लगा देने से लगता है उसके में जड़ भी नहीं पाया जाता है, और देखिएगा उसमें कुछ जो है लट्ठापन निकलता है। बबूल का भी लट्ठा सब गोंद बनाते हैं, तो वो भी तो है अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। जो भोजन किया पेड़ पौधा अपना, उसको बाहर निकाल दिया, वो अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाया, तो कुछ ऐसा पौधा है जो बाहर निकालने का काम करता है। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन स्राव के रूप में होता है, बहते रहता है, ठीक है ना। और उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है, समान लक्षण है। उत्सर्जन अगर सजीव है तो उत्सर्जन भी करेगा, वो इंसान हो या जानवर हो या पेड़ पौधा हो, उत्सर्जन करेगा तो करेगा। अब चलिए अगला तरीका देखते हैं। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो हाँ, बिल्कुल करते हैं। अगर मानो हम लोग सजीव है, बकरी सजीव है, कुत्ता, बैल, हाथी, हरा पेड़ पौधा सब सजीव है, तो अपना प्रजनन भी करेगा, अपने संख्या में वृद्धि भी करेगा, जनन करेगा। तो जनन चैप्टर तो दोस्तों आप लोग को 9th 10th में बढ़िया से पढ़ने को मिलेगा, सभी 7 8 में भी है। तो जनन अपने जातियों में अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं, उसे जनन कहते हैं। अगर कोई मानव है तो उसका संतान मानव ही होगा, ऐसा नहीं जो डायनासोर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई कछुआ का संतान है तो कछुआ ही होगा, ऐसा नहीं जो वो सब भैंसासुर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है, सभी का अलग अलग तरीका होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं तो जिनसे शिशु निकलते हैं। अगर बात करेंगे मुर्गी का, तो मुर्गी बाबू क्या होता? अंडा देती है। अंडा से क्या होगा? अंडा से निकलता चूजा, और चूजा से धीरे धीरे क्या होगा? बड़ा होता है। उसके बाद आराम से आप लोग नया साल, होली, बकरीद, ईद के कोई भी पर्व के त्योहारों पे, शुभ अवसर पे आसानी से अपने आहार के रूप में लेते हैं आप लोग। कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं, जैसे गाय, भैंसी, मानव, शेर, शेरनी, ये सब क्या हो रहे? अपने बच्चे को जन्म देता है, ठीक है। जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। अब कोई क्या हो रहे? पौधा है, तो पेड़ पौधा भी तो चाहेगा अपने जनसंख्या में वृद्धि करे, अपने संख्या में वृद्धि करे, अपने सा संतान तैयार करे, अपने सा पेड़ बनाए, वो भी तो चाहेगा ना। चलिए देखिए, बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। बहुत से पौधा बीज द्वारा, जैसे आलू है, आलू लगाते हैं, क्या लगाते हैं? आलू। अगर आलू लगाया जाए तो आलू का देखिएगा मिट्टी के अंदर में बहुत सारा आलू वहां से निकलने का काम करता है। एक आलू से क्या हो रहा है? एक आलू से बहुत सारा निकलता है उससे, तो अपने संख्या में वृद्धि किया। उसी तरह वो देखो, पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। अगर कोई भी अंकुरित करेंगे, कोई भी बीज है, अगर ककड़ी का हो, तरबूजा का हो, मक्का का हो, बाजरा का, किसी चीज का हो,
उसको पहले पानी में डाल के रात भर या दिन भर या 4 घंटे या 5 घंटा भिंगा करके कुछ कपड़े में बांध करके उसको रखते हैं 1 आध दिन, या तो उसके बाद फिर हम लोग लगाते हैं जब अंकुरित हो जाता है। ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा बीज फटने लगता है, निकलने लगता है पौधा। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। कायिक कायिक भाग द्वारा, अगर कोई पौधा जैसे कि देखिए मेहंदी का पौधा हो गया, जीयल का हो गया या कमल फूल का हो गया, उसको डाल काट करके अगर उसको दोबारा लगा दिया जाए, अगर देखिए यहाँ पे अगर कोई पेड़ है, क्या हो रहा है, ये एक पौधा है फूल का, ठीक है, ये फूल का क्या है, पौधा है, लगा हुआ है। अगर यहाँ से कुछ पत्तियां बाहर निकला हुआ है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से काट करके, अगर इस डाल को यहाँ से काट करके अगर दूसरे जगह स्थापित किया जाए, तो यहाँ से भी जड़ इसका निकल करके ये भी फल फूल देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है प्यारे बच्चे, बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। कुछ पौधों बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, आलू के कलिका वाले आग से नया पौधा बनाता है। उदाहरण के लिए आलू के कलिका वाले अगला भाग से पौधा बनाता है, आग नहीं है, अगला होगा, अगला भाग से, यानी कि एक आलू से नया पौधा बनाता है। क्या नया पौधा बनाता है, एक आलू से दूसरे आलूओं के भाग से अपना नया पौधा तैयार करता है। पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। कलम द्वारा, अगर आप कोई भी आप देखेंगे अपने आसपास या छोटे मोटे सिटी के आसपास में पेड़ पौधा लगाने वाला एक बढ़िया सा मिल जाता है, जो बहुत सारे पौधा का बगीचा बनाकर रखता है, और कलम द्वारा किसी भी आम का डाल काट करके किसी में जोड़ करके कोई भी आम उसको बना देता है कलम करके। तो कलम द्वारा भी पौधा को अब क्या करता है, अपना तैयार किया जाता है। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। सभी जीव जंतु में या जितने भी सजीव हैं, सभी का अलग अलग भिन्न भिन्न नया नया तरीका से अपने संतानों को उत्पत्ति करता है, या तो अपने संख्या में वृद्धि करता है, भले पेड़ पौधा हो, या तो मानव हो, या तो जानवर हो, तो कीट हो, या कोई भी हो। ठीक है प्यारे बच्चा, चलिए तो यहां से हम लोग का सजीव और निर्जीव कहानी खत्म हुआ। ठीक है बाबू रे, तो सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। सजीव में उत्सर्जन होगा, परिवहन होगा, श्वसन होगा, ठीक है, और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का भी काम करेगा। तो ये सजीव का पहचान है। सजीव सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे जीव में जिसमें जीव है उसको सजीव बोलेंगे, जिसमें जीव नहीं है निर्जीव बोलेंगे, नहीं। एक स्थान से दो स्थान गाड़ी घोड़ा बैल ट्रेन बस ट्रक हाइवा बाइक भी जा सकता है। तो क्या वो सजीव है? जी नहीं, क्योंकि वो क्या कर सकता है, गति तो कर सकता है लेकिन भोजन नहीं कर सकता, परिवहन नहीं कर सकता। परिवहन कर सकता है, उत्सर्जन नहीं कर सकता, इसीलिए वो सब चीज नहीं है। प्यारे बच्चे, तो आशा करते होंगे आपको इस चैप्टर समझ में आ गया होगा, और बेहतर तरीके से रिवीजन करने के लिए दोबारा रिवीजन करें और वीडियो को देखें ताकि आप समझ सके और पढ़ सके। और जिसको नोट्स लेना हो बुरे तो इस नंबर पे आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप करें नाम एड्रेस के साथ, आपको नोट्स इस नंबर पे भेज दिया जाएगा, या तो टेलीग्राम पे जुड़े। ठीक है, आशा करते होंगे आप लोग बहुत बेहतर तरीका से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो हमारे प्यारे बच्चे इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो देखे, उसके बाद यहाँ भाग 2 देखे, उसके बाद मैं इसके बाद MCQ क्वेश्चन लेके आऊंगा। जय हिंद।